नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द ज्ञान कुंभ में। और द ज्ञान कुंभ आप सभी के लिए लेकर आया है एक बिल्कुल ही न्यू सीरीज जिसका नाम है संस्कृत महाज्ञान। जी हाँ, संस्कृत महाज्ञान की आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे संस्कृत भाषा की उत्पत्ति। तो बिना कोई समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं आज की हम कक्षा। नमः संस्कृताय मित्रों एवं प्यारे विद्यार्थियों, तो आज हम इस कक्षा में नए विषय के साथ फिर से उपस्थित हैं और उस विषय का नाम है संस्कृत महाज्ञान। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे संस्कृत भाषा। जी हाँ, तो क्या पढ़ने से पहले हम थोड़ी संस्कृत के ऊपर आज चर्चा करते हैं। क्या संस्कृत इतनी कठिन है, जटिल है जितना विद्यार्थी समझते हैं? हमारे एमपी में तो कक्षा 6 से 12वीं तक चलती है, किसी किसी राज्य में फर्स्ट क्लास से कक्षा 1 से संस्कृत शुरू होती है और कहीं कहीं कक्षा 5वीं से भी संस्कृत शुरू होती है। तो उन विद्यार्थियों से आज यही प्रश्न है, क्या इतनी कठिन है, इतनी जटिल है संस्कृत जितना आप उसे समझते हैं, या फिर इतनी सरल है जितना आप समझते हैं? तो आइए देखते हैं उस संस्कृत के बारे में, उसके इतिहास को थोड़ा समझते हैं, फिर हम समझेंगे यहाँ पर थोड़े पाठ्यक्रम को। क्या है कि यहाँ पर हमारा जो परिवार द ज्ञान कुंभ है वो 2 शिक्षार्थियों के लिए संस्कृत की शिक्षा देना चाहता है। वो शिक्षार्थी कौन से? एक तो वो विद्यार्थी जो अध्ययन कर रहे हैं, कक्षा 6 से 12वीं तक पढ़ रहे हैं संस्कृत को। सबसे ज्यादा एमपी में संस्कृत जब शुरू होती है ना कक्षा 6 में, बहुत समस्याएं आती हैं। और एक वो जो हमारे इधर एमपी टेट वर्ग 3 की शिक्षा भर्ती में उसकी जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें शामिल हो रहे हैं। जी हाँ, ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं जिन्होंने शिक्षा भर्ती वर्ग 3 एमपी टेट जिसे कहते हैं उसमें फॉर्म भरे हैं और तीसरी भाषा के रूप में उसे चुना है, वो है संस्कृत भाषा। तो चलिए, तो पहले हम नजर डालेंगे संस्कृत के थोड़े इतिहास पर, फिर हम यहाँ चर्चा करेंगे उन विद्यार्थियों के लिए जो कक्षा 6 से परेशान होते रहते हैं। मैंने खुद देखा है, मैं खुद भी एक शिक्षक हूँ, मैं खुद भी पढ़ाया है वहाँ जाके। तो 6th क्लास या 7th क्लास में जो विद्यार्थी आए हैं उन्हें बड़ा आश्चर्य लगा, सर संस्कृत, सर क्या होगा संस्कृत। लेकिन जब पढ़ाया, जब उन्हें सरल तरीके से जैसे पढ़ाई जाती है संस्कृत उस विधि से उन्हें शिक्षण दिया गया, तो आज वो ही विद्यार्थी अगर ये वीडियो देख रहे होंगे हमारे चैनल पे तो वो जरूर ये गर्व महसूस करेंगे, क्योंकि वो ही फिर 10th के बोर्ड में, एमपी के बोर्ड में 98-99 नंबर भी लाए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की हम संस्कृत शब्द से संस्कृत की क्लास। तो समझते हैं संस्कृत शब्द का अर्थ। तो संस्कृत शब्द है, इसमें क्या है? सबसे पहले सम, यदि हम इस शब्द को तोड़ें, इसमें से जो शब्द है उनको सम, सम, क्रय और प्लस त प्रत्यय। जी हाँ, यानी कि इस संस्कृत शब्द में सम एक उपसर्ग हो गया, क्रय क्या हुई? धातु या मूल शब्द, और त प्रत्यय। जी हाँ, ये त प्रत्यय है। यही आप समझ गए होंगे कि संस्कृत सरल है या कठिन है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, आपके शिक्षक इसे पढ़ाते होंगे कित प्रत्यय, लेकिन ऐसा नहीं है, ये संस्कृत का त प्रत्यय है। यानी कि अगर ये ता है तो आधा का है तो वो कहाँ गया? तो यहाँ का जो है आधा, उसकी इत संज्ञा हो गई, और इत संज्ञा हो जाने के कारण वो त प्रत्यय ही कहलाता। उसे हमेशा ता ही बोलना चाहिए, त प्रत्यय। जी हाँ, वो हम जब इत संज्ञा पढ़ेंगे, पूरी व्याकरण को जानेंगे तो आप सब समझ जाएंगे। तो सम जो अच्छी तरह या पूरी तरह से जिसका अर्थ निकलता है क्रय, मान क्रय एक धातु है जिसका अर्थ होता है करना, और त एक प्रत्यय है। तो क्या करती है आखिर ये संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो हमें संस्कारों से पोषित करती है, एक संस्कारवान व्यक्ति तैयार करती है, ऐसी है हमारी संस्कृत। और इसका अगर हम इसकी परिभाषा को समझें तो संस्कृत की परिभाषा ये है कि संस्कार से युक्त बनाने वाली भाषा ही संस्कृत भाषा कहलाती है।
उम्मीद है आपको समझ में। और संस्कृत की यदि इतिहास की बात करें तो 5000 ईसा पूर्व से संस्कृत हमारे साथ अति प्राचीन, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये अति प्राचीन भाषा है और ये सारी भारतीय भाषाओं की जननी है, माता है। सबकी उत्पत्ति इसी भाषा से हुई है। और ये भी आपको जान के आश्चर्य होगा कि उत्तराखंड राज्य में भी इसे आधिकारिक भाषा के तौर पर प्रयोग किया जाता है। और ये हमारे एमपी में या कहीं दूसरे राज्य में से दूसरी या तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है विद्यालय में। और संविधान में भी 11 भाषाओं में संस्कृत का भी अपना एक स्थान है। और ये 5000 ईसा पूर्व होने का अति प्राचीन भाषा होने के कारण इसे इस संस्कृत भाषा को देववाणी, संस्कृत भाषा को देववाणी या फिर हम देव भाषा कह सकते हैं। वो कहते हैं क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के सारे वेदों की जब उत्पत्ति हुई तभी से यूं समझ लें संस्कृत की भी उत्पत्ति हुई। और संस्कृत अपने आप में बहुत ही सरल भाषा है, बस हमें यहाँ इसके नियम और इसके व्याकरण को समझना जरूरी है। तो अब हम ये जानेंगे कि यहाँ द ज्ञान कुंभ आपके लिए किस किस टॉपिक पर यहाँ टॉपिक या फिर पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले पाठ्यक्रम के लिए हम यहाँ चर्चा करते हैं एमपी टेट वर्ग 3 के शिक्षार्थियों के लिए। उनका जो सिलेबस है या पाठ्यक्रम है वो आप इधर इस बोर्ड पर देख सकते हैं। यहाँ आपको 15 नंबर की भाषाई बोध मिलेगा, जिसके अंदर आपको लिखा है कि इस भाषाई बोध में आपको 2 अपठित आएंगे, अनसीन पैसे जिसे कहते हैं। उनमें से एक गद्यांश होगा और एक पद्यांश होगा, ठीक है। और बाकी नीचे जो है वहां है आपका शिक्षा शास्त्र, उसे देखना होगा। शिक्षा शास्त्र भी यहाँ पढ़ाया जाएगा और आपके ऊपर वाला भाषाई बोध भी पढ़ाया। लेकिन भाषाई बोध में ये नीचे जो लाइन लिखी है वो व्याकरण, आपकी समझ के अनुसार व्याकरण पर भी क्वेश्चन या प्रश्न आएंगे। तो व्याकरण मतलब अब आपको पूरी व्याकरण पढ़ने पड़ेगी। यदि कहें तो जैसे 15 नंबर का भाषाई बोध है, आप बोर्ड पर देख सकते हैं। उस पर से आपको 2, एक गद्यांश है, ठीक है, जो नाटक कहानी पर आएगा। उसके 7 या 8 प्रश्न आएंगे, जिनमें से 3-4 प्रश्न किस पर रहेंगे, व्याकरण पर आधारित होंगे। और एक जो होगा वो श्लोक रहेगा, आपको एक बढ़िया 6-7 लाइन का पंक्तियों का श्लोक होगा। फिर उसके नीचे कुछ क्वेश्चन प्रश्न होंगे और उसके व्याकरण के भी 5-6 प्रश्न होंगे। यानी कि हमको व्याकरण पढ़ने पड़ेगी। लेकिन क्या व्याकरण इतनी सरल या कठिन हो जाएगी, तो उसके लिए ही हमने ये वीडियो तैयार की है। अब बात करते हैं कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए कि वो आखिर संस्कृत की तैयारी कैसे करें। इस चैनल पर देखिए क्या है कि जब आप संस्कृत 6 क्लास में, क्योंकि यह एमपी है तो एमपी में कक्षा 6वीं से शुरू होती है, तो यहाँ भी अगर व्याकरण पे जाए तो ये जो है हम सबसे पहले आपको व्याकरण शुरू करके देंगे। जी हाँ, व्याकरण ही पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक हम व्याकरण को नहीं समझ लेते हैं तब तक आप संस्कृत की किताब को खोल लें तो क्या है, कुछ नहीं है। चलिए देखिए यहाँ है विद्या ददाति विनयम, यानी एक लाइन लिख दूं मैं, विद्या ददाति विनयम। बड़ा ही प्रसिद्ध है ये श्लोक है, चूंकि मैंने तो एक छोटा सा एक चरण लिखा है उस श्लोक का। तो कुछ तो खुश होगा कि इसका हिंदी अर्थ हमें पता है, लेकिन यहाँ हम हिंदी अर्थ जानने के लिए नहीं आए। हमें ये जानना है व्याकरण की दृष्टि से कि आखिर ये ददाती है, इसमें कौन सी क्रिया यानी मूल शब्द है यानी धातु है, और अगर धातु भी है तो कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है। इतने सारे अंदर तक जाना है। विनय विनय में विनयम कैसे हो गया, बिंदी आ गई, ये क्यों लगी है, कब लगती है, इसके क्या नियम है, क्या सिद्धांत है। ये सारे क्वेश्चन या प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो आपको ऐसे कोई श्लोक आएगा, उसके उत्तर आपको ये विद्या है, विद्या में कौन सा वचन है, कौन सा आपकी विभक्ति है, विभक्ति पूछ सकते हैं यहाँ। और तो और यहाँ विलोम पर्यायवाची भी पूछ सकते हैं। तो इस तरह से उनके लिए क्या, अब इन सब के उत्तर देने के लिए हमें व्याकरण को पढ़ना पड़ेगा। और व्याकरण में क्या है, वही आपके धातु रूप, वही आपके शब्द रूप, वही आपके प्रत्यय, वही उपसर्ग आदि,
और शुरू कहाँ से करनी है? देखिए अब वही जैसे हमने हिंदी की कक्षा शुरू की थी तब भी हमने वर्णमाला से शुरू की थी, स्वर और व्यंजन से, लेकिन यहाँ चूंकि हम शुरू करेंगे धातुओं से। जी हाँ, धातुओं से यहाँ पर आपकी कक्षा शुरू होगी। ये तो हो गई कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए। अब मैं बात करूं एमपीटेड वर्ग 3 के विद्यार्थियों के लिए। यहाँ आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसा पेपर आएगा, हम कैसे हल करें। तो मैं पहले उनके लिए संदेश दे दूं, पेपर जो आएगा, जो आपने भाषा चुनी संस्कृत भाषा को, वो पूरा संस्कृत में ही आएगा। जी हाँ, कोई वहां पर हिंदी नहीं रहेगी। मैं आपको एक दिन जरूर पेपर दिखाऊंगा कैसा आता है, ठीक है। इस बार तो और पाठ्यक्रम में परिवर्तन आ गया है, सीटेट के लेवल का हो गया आएगा, तो आप उसे देख लेंगे, वो हम जल्दी ही वीडियो लाएंगे। तो यहाँ मैं एक आपको प्रश्न पूछ कर ही समझाता हूं कि कैसा आपका पेपर होगा और आप कैसे अपनी समझ पर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने बोर्ड पर एमपीटेट वर्ग 3 के शिक्षार्थियों के लिए एक उदाहरण के तौर पर श्लोक के एक लाइन ली है या पंक्ति ली है और वहां समझाया है आपको। यहाँ समझाने के लिए 2 प्रश्न लिए हैं, वही व्याकरण के। देखिए तो एक बार ये श्लोक की जो पंक्ति वो क्या है, गुणेषु गुणा भवन्ति। इसका क्या अर्थ है? यदि अर्थ कर लेते हैं तो अच्छी बात है, ना करें नहीं कर पाते हैं तो वही आपको व्याकरण पढ़ने पड़ेगी, उससे आप अर्थ कर पाएंगे। ते निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषाः। देखिए गुणेषु माने होता है गुणवान व्यक्ति के पास यदि गुण प्राप्त हो जाए, पहुंच जाए, तो वो क्या रहते हैं? गुण ही बने रहते हैं। लेकिन यदि ते निर्गुण प्राप्त माना उन्हीं माने उन्हीं गुणों को निर्गुण प्राणी के पास जो निर्गुण है, उसके जो बुद्धिहीन है उसके पास वही गुण पहुंच जाए अच्छे, वो प्राप्त माने प्राप्त कर ले तो दोषा भवन्ति, तो क्या हो जाएंगे? दोष बन जाएंगे। तो वो गुण जो है संस्कार युक्त गुण यदि निर्गुण व्यक्ति के पास पहुंच जाए तो वो क्या हो जाएंगे? दोष। ठीक है। अब यहाँ हम देखें प्रश्न कि आ गया कि भवन्ति शब्दे धातु अस्ति। भवन्ति शब्द में धातु है। अब समझ में कब शब्द में एक ही मात्रा लगे शब्द हो गया, ये भी आपको समझना पड़ेगा और इसके हिंदी में हम कैसे प्रयोग करें। दूसरा प्रश्न क्या है? प्राप्य शब्दे प्रकृति प्रत्यय स्तः। देखिए हम प्रश्न में पहले अच्छे से समझते हैं। यह क्या था? अस्ति और इधर क्या होगा? स्था, जबकि है दोनों ही, बस वचन के आधार पर इनका वर्गीकृत हो गया। अब देखिए प्राप्त शब्द प्रकृति और प्रत्यय स्था। प्राप्त जो प्राप्त शब्द है उसकी प्रकृति को ही बताना और उसके प्रत्यय को ही बताना, वही व्याकरण। हाँ, पहले हम भवन्ति पे यदि चर्चा करें तो भवन्ति में पूछा है धातु बतानी है। इसमें धातु कौन सी है? तो हम धातु पढ़ेंगे समझेंगे। धातु ही क्यों, हम इसका वचन भी जाने और इसके पुरुष भी जानेंगे, कौन से पुरुष है, प्रथम है, मध्यम है या उत्तम पुरुष है, या एक वचनम है या द्विवचनम है या बहुवचनम है। वहीं प्राप्त में हमें यही क्यों जाने कि प्रकृति, हम ये भी जाने कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है। देखिए भवन्ति की जो धातु है मूल वो है धातु भू, ठीक है, और इसके जो वचन है वो है बहुवचनम और इसका जो पुरुष है वो है प्रथम पुरुष। और प्राप्त में यदि हम इस शब्द पर गौर करें तो यदि इसे तोड़ के देखें, प्र प्लस आ जो बाहर निकल आलपा और या है, तो हम यहाँ मूल धातु निकाल के आप और इसका प्रत्यय जाना है। या है तो प्रत्यय कौन सा है इसमें? लेप। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने तो बता दिया, हमें कुछ समझ में ही नहीं आया। वही समझाने के लिए मैंने ये उदाहरण लिया है कि अब हम व्याकरण पढ़ेंगे। जी हाँ, तभी हम इनको समझ पाएंगे। ये आप क्या है, ये लेप प्रत्यय कब लगता है, इसके क्या नियम है, भू धातु क्या होती है, ये सारे जो आप देख रहे हैं बोर्ड पर, यही सब इस चैनल
पर पढ़ाई जाए। तो यदि आप ये सोच रहे हो कि अभी अभी जो आपको हमने ये बताए हैं श्लोक, इनके प्रश्न, इनके उत्तर, और आप ये सोचें कि हमने तो ये पढ़ा नहीं, व्याकरण सर ने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो हमारा सिर्फ इतना ही उद्देश्य था कि पेपर या परीक्षा में किस तरह से पाठ्यक्रम पूछा जाता है या फिर उससे संबंधित कैसे प्रश्न बनते हैं, वो आपको थोड़ी सी नॉलेज या ज्ञान देने के लिए बताया गया है। यही सब हम यहाँ पढ़ेंगे अब। जी हाँ, बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे, हर एक चीज को बारीकी से समझेंगे, उनके नियमों को जानेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। वही बात हम कक्षा 6वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए है कि अभी आपने देखा भाई प्रत्यय, उपसर्ग, वही धातु, तो वही हम पढ़ेंगे, तो आपके लिए भी ये लाभदायक होगा और एमपी टेट वाले विद्यार्थियों के लिए भी ये लाभदायक होगा। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आई है तो लाइक कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी ये पता चल जाए कि एमपी टेट वर्ग 3 की क्लास या कक्षा शुरू हो गई है। और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे अपने YouTube चैनल द ज्ञान कुंभ को। धन्यवाद।